हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इस सीरीज में हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि यह जो मेरा चैनल है नया है और आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी कि कैसा है। और शुरुआत चाहे कैसी भी हो लेकिन होनी चाहिए और अंत उसका अच्छा ही होता है। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन तक इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा 11वें से स्टार्ट होगा। 11वें क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन या डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन, बी है 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो आइए पहले हम बात करते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इसके कुछ बिंदुओं को जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारतीय सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी, और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो ये क्यों लाया गया था? तो इस समय क्या था कि भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो बड़े पैमाने पर चल रही थी। तो क्रांतिकारी जो गतिविधियों को समाप्त करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था। और कोई भी उपबंध भारतीयों के ऊपर लगाए गए, इसी मतलब जितने भी उपबंध थे ये और मतलब बहुत सारे उपबंध जो थे भारतीयों के ऊपर लगाए गए थे इसी अधिनियम के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। तो भारत में जो राष्ट्रवादी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के कुछ छूट की मांग कर रहे थे। और ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों में कुछ छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि जो प्रांतों में परिषदें हैं उनको स्वतंत्र किया जाए। तो ब्रिटिश शासन ने प्रांतों को स्वतंत्रता तो नहीं दिया, स्वतंत्र नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन को लागू कर दिया। तो प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो प्रांतीय गवर्नर और जो उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए। जो हस्तांतरित विषय थे तो उनको प्रांतीय विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनको सौंपा गया। अब आरक्षित विषय का जो मुखिया होता था वो वायसराय होता था और जो हस्तांतरित विषय का मुखिया भारतीय मंत्री होते थे। अब इसमें कौन कौन से विषय रखे गए? आरक्षित विषय के तहत तो पुलिस हो गया, राजस्व, न्याय, वित्त, इन सबसे संबंधित जो मामले थे ये सारे आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। और जो हस्तांतरित विषय था उसके अंतर्गत जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन सभी को रखा गया। और अगर हम बात करें कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन है, तो ये लायोनल कार्टिस ये प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसका जनक था। और इसके अलावा 1919 के बारे में कुछ और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें पृथक निर्वाचन प्रणाली की, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1909 के सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो हो गई थी। और किसने किया था पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत? तो अंग्रेजों ने की थी और इसका अधिकार था मुस्लिमों को मिला था। लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा इसका किया गया विस्तार किया गया। पहले मुस्लिमों को मिला हुआ था, उसके बाद यह सिखों को भी मिल गया, यूरोपियों को, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, इन सभी को मिल गया। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, यह पृथक निर्वाचन प्रणाली का इसने विस्तार किया 1919 के अधिनियम द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले एक हाई कमिश्नरी के पद का भी सृजन किया गया और भारत सचिव के कार्यभार को यह कम करने के लिए किया गया था। तो ये इतनी इसकी बातें थी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। तो कह रहा कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, तो चलिए थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जो कि मैं अभी बताया कि इसमें जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कालकाल में पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, जो कि अभी मैंने बताया। और आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए और हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया? जो विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनको सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषय के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान प्रश्न है, तो यह 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया और 1919 का अधिनियम में यह केवल जारी रही, बल्कि मतलब इसमें क्या हुआ कि इसका विस्तार कर दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली का। बस इतना इसमें बताया गया है। तो ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। 12वां क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित या रिजर्व्ड और अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। तो इसमें न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। तो इसका कह रहा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका न्याय प्रशासन मतलब इसका 1, 3 और 4, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस।
हाँ, तो इसका सी ऑप्शन सही है कि 1919 की मैं जैसा कि बाकी सब मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें द्वैत शासन की स्थापना की गई, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभक्त किया गया विषयों को, और जो इसमें प्रांतीय जो विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषय में डिवाइड किया गया, और आरक्षित विषयों के तहत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई इन सबको रखा गया। हस्तांतरित विषयों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इन सभी को रखा गया। और बस अब 13 क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या सरकार अधिनियम। 14 क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1 सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया? तो प्रथम बार जो था विधान पालिका प्रथम बार, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो इसका सी ऑप्शन ही होगा 1919 के बाद सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, इसमें व्याख्या काफ़ी बड़ी दी गई है, लेकिन इसको मैं एक सरसरी नहीं उसमें पढ़ देती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं बता ही चुकी हूँ। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, और जिसकी अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता था। तो ये ऊपरी सदन को क्या कहते थे? राज्य परिषद। तो इसकी अवधि कितनी होती थी राज्य परिषद की? तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम जो 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। मतलब इसकी जो धारा थी इस अधिनियम के 1919 की 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम जो 20 सदस्य होंगे वो सरकारी हो सकते थे। निचला सदन को कहते थे केंद्रीय विधानसभा, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। इसकी अवधि कितनी होती थी? तो प्रथम बैठक से 3 वर्ष। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा अगर 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत। 140 में से 100 निर्वाचित, 40 मनोनीत। मनोनीत जो थे तो उसमें से अधिकतम 26 सरकारी होना जरूरी था। अब 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 की निर्वाचित अतः शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, मतलब 143 में से 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत, फिर 145, मतलब पहले 143 फिर 145, अब 145 में से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि यह दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से एक होते थे। तो बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका फिर से 1919 का एक्ट। 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं। तो इसमें क्या कह रहा था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति, और दूसरा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। सही पूछ रहा था, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन जो 1919 में महिलाओं के लिए जो मताधिकार दिया गया था वो सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतलब अच्छा, पहला सही नहीं है इसका, बी, केवल 2 सही है, पहला सही नहीं है। हाँ, तो सभी महिलाओं के लिए नहीं था, कुछ सीमित वर्ग की जो महिलाएं थी उन्हीं के लिए था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए 1935 में क्या किया गया? इसका जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था इसका विस्तार किया गया। दलित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, इन सब के लिए पृथक जो निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, और विधानमंडल में जो स्थान थे उनको आरक्षित भी किया गया। तो याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगर इससे पहले तो चलिए 1935 की भारत सरकार अधिनियम की कुछ बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें कितनी भाग थे? तो भाग 14 थे, धाराएं 321 थी, और सूचियां या अनुसूचियों की बात करें तो 10 थी। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार क्या था? तो आधार था ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना का अभाव है, क्योंकि 1919 की प्रस्तावना को ही इसमें आधार मान लिया गया। अगर इसको गहराई से देखा जाए तो अभी तक का सबसे बृहद प्रकार का अधिनियम था, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो सर्वाधिक बातों को इसी अधिनियम से स्वीकार कर लिया गया था। अन्य प्रमुख जो बातें थी और देशों से हमने, मतलब जो अन्य प्रमुख बातों को भी हमने इससे लिया है। तो कई बार विदेशी जो भारतीय संविधानविद हैं, भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? उधारी का थैला भी इसको कहते हैं।
तो 1935 के अधिनियम का आधार जो था तो ये था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी थी और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, तो ये सारी इस अधिनियम के आधार थे। और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र भी, जब लोग साइमन कमीशन, जब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तब लोगों ने क्या किया, काला झंडा दिखाया। और जो विविधता कार्यकर्ता जो बी आर अम्बेडकर थे, इस समय ब्रिटिश सरकार ने साइमन बचाओ कमेटी का इन्होंने गठन किया था। कमेटी के चेयरमैन भी बने भीमराव अम्बेडकर साहब। और बम्बई में लाला लाजपत राय और तिलक जी की जो पुत्री थी केतकर ने साइमन का क्या किया, विरोध किया। साइमन का क्या किया, विरोध किया। और इन्होंने, जबकि बम्बई में जो अम्बेडकर साहब की वर्कर्स पार्टी ने साइमन का सपोर्ट कर रही थी। और इस समय जो भारत के सचिव थे तो वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। तो उन्होंने कहा कि एक समय, मतलब उन्होंने ये जो कमीशन है वो भारत भेजे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि संविधानिक ये जो कमीशन आया है उसका आप बहिष्कार कर रहे हैं। यदि आप बहिष्कार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में इतनी क्षमता है, तो एक काम करिए, आप ही से संविधान बना लीजिए। तो इस चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया, मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया और अपने अधीन उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। और जो इसमें और भी अन्य लोग थे और अन्य पार्टियों के सदस्य भी इसमें शामिल थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह। कालांतर में जब इसकी रिपोर्ट आई तो इससे भी उपयोगी बातें उभर कर सामने आई। फिर 1935 के अधिनियम के आधार पे क्या हुआ कि प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया और यह काम प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके किया गया। मतलब प्रांतों को स्वायत्त किया गया कैसे, तो द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतों में। और इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। पहले प्रांतों में था, फिर केंद्र में लागू किया गया। और केंद्रीय जो विषय थे उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय थे, तो 59, मतलब 59। और राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना कर दी गई। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई और अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत से 6 कमिश्नरी प्रांत से मिलकर यह बना था। और इसमें क्या हुआ कि देशी रियासतों को शामिल होने की बात की गई थी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से शामिल हों तब। और क्या हुआ कि जो देशी रियासतें थीं उन्होंने इस संघ में शामिल होने की बात को उन्होंने मना कर दिया और स्वतंत्र रहना उन्होंने स्वीकार किया। और संघीय न्यायालय की स्थापना भी नई दिल्ली में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही किया गया था। और यह काम कब करने लगा था, तो 1 अक्टूबर 1937 से। इसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो मैरिस गुएर थे। और अगर बात करें इसी के अधिनियम के तहत केंद्रीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। और म्यांमार जो है बर्मा को भारत से अलग भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और भारत परिषद को इसी अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को। तो 17 क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं। भारत में जो आधुनिक मेरिट आधारित जो ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1885 में लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। 1885 से क्या हुआ कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा थी वो लंदन में ही आयोजित किए जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हुई। कब, 1922 से। कब, भारत में ही होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की जो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे यूरोपवासी पहले ज़्यादा होते थे, लेकिन 1930 तक देखा जाए तो यूरोपवासियों की अपेक्षा फिर भारतीयों की संख्या उसमें ज़्यादा हो गई यूरोपियों से। तो यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो 1919 का अधिनियम। तो 1919 के भारत में ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा यह निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। मतलब केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ।
1926 का, 1937 का या 1945 का? तो इसमें 1926 का और 1945 का जो निर्वाचन था, ये वर्ष का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब 20वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो 1945 में। ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? अंतिम निर्वाचन भारतीय विधायिका का, तो ये 1945 में आयोजित किया गया था। 21 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसकी चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के तहत के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल को 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें विधान परिषद के बिना अनुमति के भी वह अध्यादेश जारी कर सकता था। उसे विधान परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, वह बिना उसकी अनुमति के भी यह अध्यादेश जारी कर सकता था। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। तो ये जो इसको याद रखना है। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। तो यह सभी को पता है कि 1935 का अधिनियम था, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था यह। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज। पहली बात तो 1935 का जो अधिनियम था वह बहुत बड़ा अधिनियम था, मतलब सर्वाधिक विस्तृत, मतलब फैला हुआ था, बड़ा था, और यह भारत के लिए तैयार जो संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल भी था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों को विभाजन, इन सब की इसमें व्यवस्था की गई थी। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया जाने वाला शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, तो इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य के मत शक्तियों का विभाजन इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में क्या संघीय राज्य समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, संघीय राज्य और समवर्ती सूची, और संघीय में 59 विषय थे, राज्य में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करके मैंने बताया था कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और इसके तहत प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर दिया गया था। विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये कई बार पूछा गया है कि ये अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में है? तो 1935 के अधिनियम में। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसमें देशी रियासतों को शामिल होने की जो बात थी वो की गई थी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से। तो जो देशी रियासत थे उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, स्वतंत्र रहना उन्होंने स्वीकार किया था। 24 निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो इसमें इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो सही है। कह रहा विशेषता कौन सी नहीं थी? दूसरा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था, मतलब लगभग। और इसमें डी ऑप्शन है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो बिल्कुल सही है। अब है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन, तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम द्वारा और प्रांतों की में द्वैत शासन को समाप्त करने के बाद केंद्र में लागू किया गया, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, तो फिर से भारत सरकार अधिनियम 1935। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन, फिर 1935। 29 क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को अवशेष जो शक्तियां थी वो किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
30 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो भारत संघ फेडरल ऑफ इंडिया, जो अभी मैंने पढ़ा कि फेडरल ऑफ इंडिया कितने, ये जो था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली फेडरल ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। किसका संघीय, ये जो भारत संघ का निर्माण किसको मिलाकर होना था? तो जो उस समय जो ब्रिटिश भारत था उनके प्रांतों को, चीफ कमिश्नरी प्रांतों को और देशी रियासतों को मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें से एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से इसके प्रावधान थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का विकल्प ए और अखिल भारतीय संघ दिया गया है, जो कि सही नहीं है। अखिल, हाँ, तो ये वैसे इसका ऑप्शन क्या है? बी है, लेकिन MP PCS में इसका ऑप्शन ए दिया गया है। तो इसका वैसे सही आंसर क्या है? बी है, फेडरल ऑफ इंडिया। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो ये तो सही है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी किया गया। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित मतलब नॉमिनेट किया जाना विधानमंडल के लिए, तो ये डी भी सही है। इसमें पहला वाला लिखित संविधान नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। अन्य 3 विकल्पों में ये सभी जो थे ये 1935 के ही थे। 32 है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। और यह विस्तृत और जटिल एक्ट था 1935 का। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो गलत। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, गलत। इसका पहला वाला ऑप्शन। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा कुछ 1935 के भारत शासन जो अधिनियम है, बहुत सारे मतलब हमारे इसमें संवैधानिक जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो इस अधिनियम का मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रों एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ये सब किससे लिए गए हैं? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो अभी मैंने बताया था 1935 का ये अधिनियम था, जिससे क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अब अगला टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।